पहला क्वेश्चन है, बाबर का संबंध किस वंश से था? तैमूरी, चंगेजी, तैमूर चंगेजी और फारसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बाबर पिता की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज था और माता की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 किन के बीच हुआ? बाबर राणा सांगा, बाबर इब्राहिम लोदी, बाबर शेरशाह, बाबर सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। देखिए, ये युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर ने उज़्बेकों की जो तुलगमा पद्धति है, तुलगमा पद्धति और तोपों को सजाने की जो उस्मानी उस्मानी और रूमी पद्धति का भारत में पहली बार प्रयोग किया गया। देखिए, इस लड़ाई में ग्वालियर के जो राजपूत राजा विक्रमाजीत थे, उसने भी इब्राहिम लोदी की तरफ से इस युद्ध में भाग लिया था। इस युद्ध में बाबर के तोपखाने का संचालन जो मध्य एशिया का एक उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये दो तोपची थे जो तोपखाने का संचालन कर रहे थे। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी जैसे मध्यकालीन शासकों में पहला ऐसा शासक था जो युद्ध के दौरान मारा गया था युद्ध के मैदान में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत में किस युद्ध तकनीकी का प्रयोग पहली बार किया? घुड़सवार सेना, तलवार युद्ध, तोपखाना, गुप्त आक्रमण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे हम लोग पहले पीछे क्वेश्चन में देखे हैं कि तोपखाने का पहली बार प्रयोग या तोपखाने के माध्यम से जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा प्रयोग किया गया था। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, खानवा युद्ध 1527 किसके विरुद्ध लड़ा गया? इब्राहिम लोदी, मेदिनी राय, राणा सांगा, महमूद लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा सांगा। देखिए, खानवा के युद्ध में बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ, जिसने बाबर की स्थिति भारत में मजबूत की और ये राजपूतों की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुमायूं को किस शासक ने पराजित किया था? इस्लाम शाह, शेरशाह सूरी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा क्यों महत्वपूर्ण है? पहला संगमरमर का मकबरा है, पहला गुंबद वाला मकबरा है, पहला उद्यान शैली यानी 4 बाग मकबरा है, डी सबसे बड़ा मकबरा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह भारत का पहला 4 बाग शैली का मकबरा है और बाद में ताजमहल की प्रेरणा बनाई है, यानी बाद में ताजमहल में भी इसी शैली का प्रयोग किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की प्रशासनिक उपलब्धि क्या थी? मनसबदारी, भूमि मापन प्रणाली, जागीरदारी या दीन इलाही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि मापन प्रणाली। देखिए, शेरशाह सूरी ने भूमि का मापन कर राजस्व का निर्धारण किया था, जिसे बाद में अकबर ने भी अपनाया। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पानीपत का युद्ध 1556 किन के बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच, अकबर और शेरशाह के बीच, अकबर और राणा प्रताप के बीच, अकबर और सिकंदर सूर के बीच। देखिए, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की ओर से बैरम खान ने युद्ध का नेतृत्व किया और हेमू को पराजित किया। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है,
दीन इलाही का क्या उद्देश्य था? इस्लाम का प्रचार, एक नया धर्म बनाना, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना या ब्राह्मणवाद का समर्थन? देखिए, दीन इलाही एक आचार संहिता थी जिसका उद्देश्य था धार्मिक एकता। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इबादत खाना कहाँ स्थापित किया गया? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी, लाहौर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1575 में फतेहपुर सिकरी में अकबर ने इबादत खाना बनवाया था जहाँ विभिन्न धर्मों पर चर्चा होती थी। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का न्याय प्रतीक क्या था? न्याय स्तंभ, सोने का सिंहासन, चांदी की जंजीर, दरबारे आम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जहांगीर द्वारा न्याय हेतु आम जनता के लिए एक चांदी की जंजीर बनवाई गई थी जिसे न्याय का प्रतीक माना जाता था। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस स्थापत्य शैली में बना है? राजपूत, फारसी, इंडो इस्लामिक या मुगल फारसी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ताजमहल मुगल स्थापत्य की पराकाष्ठा का प्रतीक है। इसमें फारसी, तुर्की और भारतीय तत्व शामिल हैं। इसमें फारसी यानी चारबाग, उद्यान, मेहराब और इस्लामी यानी गुंबद, मीनारे, कुरानी सुलेख और भारतीय जो संरचनात्मक तत्व हैं, इन शैलियों का इसमें समागम है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासन की विशेषता क्या थी? धार्मिक सहिष्णुता, कला संरक्षण, कट्टर धार्मिक नीति और यूरोपीय व्यापार विस्तार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू किया था और उसने गैर इस्लामिक प्रथाओं पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय या फर्रुखशियर? देखिए 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह द्वितीय, इसी को ही बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। इसको विद्रोहियों ने प्रतीकात्मक नेता चुना था जिसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया था। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी। मनसब वंशानुगत होते थे। मनसबदारों को सैन्य एवं प्रशासनिक दोनों दायित्व दिए जाते थे। देखिए मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी, ये बिल्कुल सही है। मनसब वंशानुगत होते थे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मनसबदारों को योग्यता के आधार पर चुना जाता था या नियुक्त किया जाता था। मनसबदारों को सैन्य प्रशासनिक दोनों दायित्व दिए जाते थे, ये भी सही हो जाएगा। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मुगल राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब्ती प्रणाली भूमि की माप पर आधारित थी। दहसाला प्रणाली टोडर मल से संबंधित थी। लगान हमेशा नकद में लिया जाता था। इसमें पहला सही हो जाएगा क्योंकि जब्ती में भूमि माप अनिवार्य था और टोडर मल ने दहसाला प्रणाली विकसित की थी, इसलिए दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि लगान नगद या वस्तु दोनों के रूप में लिया जाता था। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जजिया कर समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल सही है। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इबादत खाना धार्मिक विवादों के समाधान हेतु स्थापित किया गया था, ये भी सही हो जाएगा। इबादत खाना 1575 में अकबर द्वारा बनाया गया था। दीन इलाही एक संगठित धर्म था, ये गलत हो जाएगा।
देखिए, दीन इलाही एक संगठित धर्म नहीं था, ये एक प्रकार का आचार संहिता था और ये जन सामान्य के लिए नहीं था। इसे अकबर द्वारा 1582 में शुरू किया गया था, जिसमें विभिन्न धर्मों को, जैसे इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई, जैन और पारसी जैसे विभिन्न धार्मिक नेताओं को एक एक समन्वित आध्यात्मिक मार्ग प्रदान करना था, इन नेताओं को मिला के। मतलब इसका ये मतलब था कि सर्वोत्तम नैतिक और आध्यात्मिक तत्वों को मिलाकर एकजुट करना था सभी धर्मों को। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। उसने जंजीरें अदल की स्थापना की। बिल्कुल सही है। उसने एक चांदी की जंजीर लगवाई थी जो न्याय व्यवस्था का प्रतीक था। दूसरा, मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई। ये भी सही है। इसमें प्राकृतिक शैली का भी विकास हुआ जहांगीर के काल में। प्राकृतिक शैली, उसके काल में कोई विद्रोह नहीं हुआ, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि खुर्रम यानी शाहजहां का विद्रोह भी उसी के समय हुआ था। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जजिया कर पुनः लगाया गया। ये सही हो जाएगा, क्योंकि 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया। साम्राज्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक विस्तृत था। ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि औरंगजेब के समय ही मुगल साम्राज्य का विस्तार दक्कन तक हुआ। उसने मंदिरों को नष्ट कर दिया। ये भी सही हो जाएगा। इसमें हालांकि उसने सारे मंदिरों को नष्ट नहीं किया, लेकिन उसने कुछ चुनिंदा राजनीतिक कारणवश उसने कुछ मंदिरों को नष्ट किया था। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जागीरदारी व्यवस्था का उद्देश्य मनसबदारों को राजस्व अधिकार देना था। ये सही हो जाएगा, क्योंकि जागीरदारों के पास राजस्व संग्रह का अधिकार था, लेकिन भूमि स्वामित्व उनके पास नहीं था। जागीरें सामान्यतः स्थायी रूप से प्रदान की जाती थीं। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जागीरें अस्थायी रूप से प्रदान की जाती थीं, इनका बार बार स्थानांतरण होता था, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, जागीर व्यवस्था ने केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत किया। ये भी सही हो जाएगा। देखिए, जब जागीरें अस्थायी थीं, उनका बार बार स्थानांतरण होता था, जिससे एक भ्रष्टाचार या एक गुटबंदी कम होने की संभावना थी, इसलिए ये केंद्रीय सत्ता को मजबूत कर किया। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल स्थापत्य में फारसी, भारतीय और तुर्की तत्वों का समन्वय था। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यही मुगल स्थापत्य की पहचान थी। दूसरा है, बुलंद दरवाजा अकबर के शासनकाल में निर्मित हुआ। ये भी सही है, क्योंकि गुजरात पर विजय की याद में अकबर ने 1575 में इसको बनवाया था। ये फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में है और लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तीसरा, लाल किला और जामा मस्जिद जहांगीर द्वारा बनवाया गया। ये गलत हो जाएगा। ये दोनों इमारतें शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां द्वारा बनवाया गया था इसे। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल सेना का मुख्य आधार घुड़सवार सेना थी। बिल्कुल सही है। दाग और चेहरा प्रणाली सैनिकों की पहचान और नियंत्रण से संबंधित थी। ये भी सही हो जाएगा। मुगल काल में अस्थायी राष्ट्रीय सेना की व्यवस्था थी। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्थायी राष्ट्रीय सेना नहीं थी, मनसबदार अपनी टुकड़ी रखते थे। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन है,
मुगल कालीन साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के काल में फारसी राजभाषा के रूप में स्थापित हुई। ये गलत हो जाएगा क्योंकि फारसी पहले से ही राजभाषा के रूप में स्थापित थी। दूसरा, आईने अकबरी मुगल प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। ये सही हो जाएगा क्योंकि इसमें मुगल प्रशासन से जुड़े मुगल प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, इन सब का विवरण दिया गया है इसमें। इस आईने अकबरी के जो रचनाकार हैं अबुल फजल हैं। अबुल फजल ये अकबर के दरबारी कवि और वजीर थे अबुल फजल। इस तरह दूसरा भी सही है। तीसरा है, बदायूं अकबर की धार्मिक नीति के कटु आलोचक थे। ये भी सही है। बदायूनी ने अकबर के जो सुलह कुल और दीन इलाही जैसी धर्मनिरपेक्ष विचारों को बढ़ावा देने से इनकार कर दिया था। उसने अकबर के ऊपर धर्म विरोधी होने का आरोप लगाया था। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, मुगलकालीन न्याय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काजी दीवानी मामलों का निपटारा करता था। ये सही हो जाएगा। फौजदारी मामलों का निर्णय सूबेदार करता था। ये भी सही हो जाएगा। मुगल काल में धार्मिक कानून ही एकमात्र न्याय का आधार था। ये गलत होगा। क्वेश्चन है, मुगल काल में व्यापार एवं वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मुगल काल में आंतरिक व्यापार अत्यंत विकसित था। दूसरा, यूरोपीय कंपनियों को व्यापारिक रियायतें दी गई थीं। मुगल शासकों ने विदेशी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। इसमें आपको सही कथन बताना है। देखिए, मुगल काल में आंतरिक व्यापार अत्यंत विकसित अवस्था में था। बिल्कुल सही है। देखिए, सड़क और सराय और सुरक्षा से व्यापार अपने विकसित अवस्था में था, यानी व्यापार के लिए एक अनुकूल दशाएं थीं। इसलिए मुगल काल में आंतरिक व्यापार एक विकसित अवस्था में था। यूरोपीय कंपनियों को व्यापारिक रियायतें दी गई थीं। ये भी सही है। देखिए, फर्रुखसियर और ये जहांगीर द्वारा कुछ रियायतें दी गई थीं और उनको व्यापार की अनुमति दी गई थी। इसलिए दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है, मुगल शासकों ने विदेशी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। ये गलत हो जाएगा। प्रतिबंध नहीं था लेकिन कुछ नियंत्रण जरूर था, इसलिए ये तीसरा गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्याय व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया। ये सही हो जाएगा क्योंकि जंजीरे अदालत जहांगीर की न्यायप्रियता का प्रतीक है। जो 1615 में सर थॉमस रो के आने से अंग्रेज़ों को व्यापारिक सुविधा भी मिली। अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार की अनुमति मिली। ये सही हो जाएगा क्योंकि जैसा भी हमने बताया कि 1615 में सर थॉमस रो के आने से अंग्रेज़ों को कुछ व्यापारिक सुविधा मिली, इसलिए दूसरा भी सही है। तीसरा है, राजपूतों के वैवाहिक संबंध समाप्त कर दिए गए। ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, क्योंकि राजपूत नीति अकबर की तरह ही जारी रही। राजपूतों के साथ जो वैवाहिक संबंध अकबर द्वारा स्थापित किया गया था उसने जहांगीर ने भी जारी रखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फारसी शैली से प्रभावित थी। ये सही हो जाएगा। जहांगीर काल में चरम पर था। ये भी सही हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा संरक्षण, ये गलत हो जाएगा। औरंगजेब ने चित्रकला को संरक्षण नहीं दिया था। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन है। ताजमहल के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। शाहजहां द्वारा निर्मित। उस्ताद अहमद लाहौरी मुख्य वास्तुकार थे। लाल बलुआ पत्थर प्रमुख सामग्री थी। इसमें गलत कथन बताना है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। इसमें लाल बलुआ पत्थर नहीं बल्कि सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उसने भूमि मापन प्रणाली को वैज्ञानिक बनाया। ये सही हो जाएगा, क्योंकि शेर शाह ने ही रैयतवारी जैसी व्यवस्था और मापी गई भूमि और निश्चित लगान आदि जैसे चीज़ों को लागू किया, और इसी को ही कुछ अकबर ने अडॉप्ट किया उसके प्रशासन को। इसलिए दूसरा भी सही हो जाएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था ने अकबर को प्रभावित किया, ये भी सही हो जाएगा। उसने मनसबदारी व्यवस्था लागू की, ये गलत है। मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा लागू किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था अकबर की देन है। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में प्रांत सूबा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूबेदार प्रांत का प्रमुख था, ये सही हो जाएगा। दूसरा, फौजदार केवल राजस्व अधिकारी था, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फौजदार सैन्य और कानून व्यवस्था देखता था, केवल राजस्व नहीं। तीसरा है, अमलगुजार राजस्व संग्रह करता था, ये भी सही हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल उत्तराधिकार परंपरा के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। ज्येष्ठा का अधिकार का पालन, ये सही हो जाएगा। उत्तराधिकार के लिए संघर्ष सामान्य, ये भी सही है। धार्मिक आधार पर उत्तराधिकार, ये गलत हो जाएगा। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। देखिए मुगलों में तख्त या ताबूत की परंपरा थी, इसलिए संघर्ष जो है ये अनिवार्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल समाज में उलेमा के संबंध में सत्य कथनों का चयन करें। उलेमा धार्मिक वर्ग थे, बिल्कुल सही है। प्रशासन में प्रभावशाली थे, प्रशासन में प्रभावशाली थे, ये भी सही है। सभी शासकों के प्रिय थे, ये गलत हो गया, क्योंकि अकबर ने उलेमाओं की शक्ति को सीमित किया, जबकि औरंगजेब ने इसकी शक्ति को बढ़ाया था। इस तरह तीसरा गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा किसका है। मुमताज़ महल का, औरंगजेब की पत्नी का, जहांआरा का, नूरजहां का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब की पत्नी। देखिए ये मकबरा औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का है। दिलरास बानो बेगम, या इन्हीं को राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। इस बीबी के मकबरे को औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। ये औरंगाबाद में है, जिसे अब छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल ताजमहल की तरह दिखता है, इसलिए इसे दक्कन का ताज भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में तगावी क्या था। भूमि कर, किसान ऋण, सैनिक कर, व्यापार शुल्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपात के समय किसानों को राज्य की तरफ से दिया गया ऋण है, तगावी, या कभी तकावी भी कहते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के बाद मुगल पतन के कारणों के संदर्भ में क्या सही है। कमजोर उत्तराधिकारी, जागीर संकट, मराठा शक्ति का उदय। ये तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए लंबे समय तक दक्कन युद्ध और वित्तीय संकट और क्षेत्रीय शक्तियों का निर्णायक होना, जैसे मराठा शक्ति का उदय, इस सब कहीं न कहीं मुगल सत्ता के पतन के कारण बने हैं। इस तरह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने, नादिर शाह ने, महमूद गजनवी ने, तैमूर ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1739 में नादिर शाह, जो फारस का शासक था, का भारत पर आक्रमण हुआ। मुगल साम्राज्य के लिए ये बहुत विनाशकारी साबित हुआ। ये करनाल की युद्ध, यानी इसे करनाल की युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो 24 फरवरी 1739 को हुआ। मुगल सम्राट उस समय मोहम्मद शाह रंगीला था। उसकी सेना को हराने के साथ साथ जिसने दिल्ली को खूब लूटा, नादिर शाह ने, उसके साथ मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा सहित बहुत सारे धन लूट के ले गया। और यहाँ उसने
और मुग़ल शक्ति को काफ़ी कमज़ोर किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के क्या परिणाम हुए? अभी देखिए हमने पीछे बताया है, मयूर सिंहासन लूटा गया, बिल्कुल सही है। मुग़ल प्रतिष्ठा को गहरा आघात हुआ, मुग़ल शासन समाप्त हो गया, ये गलत हो जाएगा। मुग़ल शासन समाप्त नहीं हुआ बल्कि कमज़ोर जरूर हो गया। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक हैं बदायूनी, फैजी, अबुल फजल, तानसेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अकबरनामा का लेखक अबुल फजल है, जो मुग़ल सम्राट अकबर का दरबारी कवि और इतिहासकार था। ये पुस्तक अकबर के शासन काल का एक आधिकारिक स्रोत है जो फारसी भाषा में लिखी गई है। इसके तीसरे खंड को आईने अकबरी के नाम से भी जानते हैं। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एतमाउद्दौला का मकबरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह नूरजहां द्वारा बनवाया गया था, ये सही हो जाएगा। यह पूर्ण संगमरमर का प्रथम मकबरा है, बिल्कुल सही है। तीसरा, शाहजहां द्वारा निर्मित, ये गलत हो जाएगा। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग के मृत्यु के बाद उनकी याद में 1628 ईस्वी में ये मकबरा बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रतीकात्मक नेता, बिल्कुल सही है। विद्रोह का योजनाकार, ये गलत हो जाएगा। विद्रोहियों द्वारा सम्राट घोषित, ये भी सही है। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 3। देखिए ये विद्रोह के योजनाकार नहीं थे। जब आंदोलनकारी जब दिल्ली पहुँचे तो बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक नेता घोषित कर दिया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने दमन करके उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल भारत में दस्तकार था व्यापार कर, व्यापार छूट पत्र, भूमि अनुदान, सैनिक पास। इसका राइट आंसर होगा व्यापार छूट पत्र। अगला क्वेश्चन, बदायूनी प्रसिद्ध हैं अकबरनामा के लिए, आलोचनात्मक इतिहास लेखन के लिए, चित्रकला के लिए या स्थापत्य के लिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आलोचनात्मक इतिहास के लिए। देखिए बदायूनी जो है, अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीतियों का एक मुखर आलोचक था। उसकी ये विशिष्टता थी कि उसने रूढ़िवादी जो इस्लामिक दृष्टिकोण है अकबर का, सुलह कुल और दीन इलाही जैसी पहलों का उसने विरोध किया था।